यूट्यूबर समीर एमडी ने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसने एक पुराने अनसॉल्व केस को दोबारा से लाइमलाइट में ला दिया। To popular YouTuber Sameer MD. That a YouTuber over here, Sameer MD. उसकी बात और उसकी वीडियो में कितनी सच्चाई है, आखिर समीर एमडी ने आपसे क्या छुपाया और क्यों? आई विटनेस की मिस्टीरियस मौत होना क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? आखिर वो इस बारे में क्या जानता था? मलिक जैन, धीरज जैन और उदया जैन पे आरोप लगने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? और फिर इन तीनों ने सौजन्या की मां के सामने अपनी बेगुनाही का कसम क्यों खाया? सौजन्या एक 17 साल की मासूम सी लड़की जिसका बहुत बेरहमी से रेप और फिर मर्डर कर दिया गया। आज इस केस को 12 साल बीत गए। सीआईडी से लेकर सीबीआई सब ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन फिर भी आज तक ये केस अनसॉल्व क्यों है? इस केस का असली गुनहगार आज भी आजाद क्यों घूम रहा है? क्यों सौजन्या और उसके फैमिली को इंसाफ ना मिल सका? क्या सच में हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि एक मासूम को इंसाफ नहीं दिला सकता? ये स्टोरी बाहर से जितनी सिंपल दिखती है, अंदर से ये उससे भी ज्यादा डार्क है। ये वीडियो देखने के बाद सौजन्या केस से जुड़े हर उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा जो आपके मन में है। उजिरे कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है जो धर्मस्थला के पास लोकेटेड है। वही धर्मस्थला जहां श्री मंजुनाथ टेम्पल स्थित है। यह एक फेमस टेम्पल है। उजिरे के इसी छोटे से टाउन में 17 साल की सौजन्या और उसका परिवार रहा करता था। सौजन्या एसडीएम कॉलेज में पढ़ती थी। सौजन्या एक सिंपल सी लड़की थी जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। 9 अक्टूबर 2012 सुबह 7:30 बजे हमेशा की तरह वो अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। उस दिन सौजन्या के कॉलेज में एग्जाम था। उसे देर हो रही थी, जिस वजह से वो अपनी माँ के आने से पहले बिना नाश्ता किए हुए कॉलेज के लिए निकल जाती है। सौजन्या अपना एग्जाम कंप्लीट करके अपने फ्रेंड के साथ कॉलेज से 3:45 में निकल जाती है। सौजन्या अक्सर बस से आना जाना करती थी। सौजन्या नेत्रावती के स्नाना घट्टा बस स्टॉप में उतरती है और पैदल चलने लगती है, क्योंकि बस स्टॉप से सौजन्या का घर 20 से 25 मिनट की पैदल दूरी पे है। 10 मिनट तक चलने के बाद 4 बजे के आसपास रास्ते में सौजन्या को उसके अंकल विट्ठल गौड़ा मिलते हैं। अपने अंकल से बात करके सौजन्या अपने घर की ओर निकल जाती है। ये आखिरी बार था जब किसी ने सौजन्या को देखा था, क्योंकि इसके बाद सौजन्या कभी अपने घर नहीं पहुंच पाई। शाम के 6-7 बज जाते हैं। सौजन्या की मां परेशान हो जाती है और कहती है कि ये लड़की क्या कर रही है, ये अभी तक घर क्यों नहीं आई है। इसलिए उसने सौजन्या के पिता को कॉल करके बताया कि उसकी बेटी को 5 बजे तक घर पहुंच जाना था, लेकिन वो अब तक घर नहीं पहुंची है। उसके पिता घर आते हैं और उसके फ्रेंड से सौजन्या के बारे पता करना स्टार्ट करते हैं। सौजन्या की फ्रेंड बताती है कि वो अपने टाइम से बस स्टॉप पे उतर गई थी। सौजन्या के माता पिता उनके अंकल को बताते हैं कि उनकी बेटी अब तक घर नहीं आई है। अंकल उन्हें बताते हैं कि कॉलेज से घर जाते वक्त सौजन्या उससे रास्ते में मिली थी और वो घर ही जा रही थी। सभी लोग काफ़ी परेशान हो गए कि रात हो गई है और उनकी बेटी अब तक घर नहीं पहुंची है। गांव के बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं और सौजन्या को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ढूंढते ढूंढते रात के 11 बज गए, लेकिन अभी तक सौजन्या का कोई पता नहीं चला। तो सभी लोग बेलथागंडी पुलिस स्टेशन गए और सारा मामला पुलिस को बताया और उन्हें गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर सौजन्या को ढूंढने को कहा। लेकिन पुलिस मना कर देती है और उनसे कहती है कि 24 घंटे तक अगर कोई मिसिंग रहता है तभी उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखी जाती है। एक काम करें, आप लोग घर जाए और कल सुबह तक इंतजार करें। सौजन्या को ढूंढते ढूंढते बहुत रात हो गई थी और बारिश भी काफ़ी तेज हो रही थी। इसीलिए गाँव के लोग और सौजन्या के परिवार वाले ये सोचकर अपने घर चले गए कि उसे सुबह ढूंढेंगे। 10 अक्टूबर अगले दिन की सुबह जब वो फिर से सौजन्या को ढूंढने निकलते हैं तो उनको धर्मस्थला के पास वाले जंगल में इस जगह पे सौजन्या की लाश मिलती है। उसकी लाश ऐसी हालत में थी जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। 17 साल की मासूम सी लड़की सौजन्या के दोनों हाथ उसके अपने दुपट्टे और आईडी कार्ड से बंधे हुए थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी बॉडी हाफ नेकेड कंडीशन में थी। उसकी बॉडी में कई जगह चोट के निशान थे और ऐसे जख्म थे जैसे किसी ने उसे किसी चीज से बहुत जोर से मारा हो। और सबसे क्रूर ये था कि उसकी प्राइवेट पार्ट्स में मिट्टी भरा हुआ था। सौजन्या के पेरेंट्स को जैसे पता चला कि उनकी बेटी अब नहीं रही, ये सुन के वो पूरी तरह से टूट गए। एक मिडिल क्लास की लड़की और एक अच्छी स्टूडेंट को आखिर इतनी बेरहमी से किसने और क्यों मारा? ध्यान देने वाली बात यह है कि हालांकि रात में जब 200 से 300 लोग सौजन्या को तलाश कर रहे थे तो उन लोगों ने इस जगह पे भी ढूंढा था, लेकिन उस वक्त उन्हें ना सौजन्या की बॉडी और ना ही कोई क्लू मिला था।
और एक बात यह है कि सौजन्या की लाश जब मिली थी तो उसके एक पैर में चप्पल नहीं था, उसका अम्ब्रेला भी गायब था और इतनी बारिश के बावजूद भी उसके बैग और बुक्स भीगे हुए नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे सौजन्या का किसी और जगह पे मर्डर किया गया और उसकी लाश को यहाँ जंगल में लाकर फेंक दिया गया। पुलिस मौके पे पहुंचती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि सौजन्या का बहुत ही बेरहमी से रेप और मर्डर किया गया है। ये पता चलते ही लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपराधी को पकड़ने की मांग करते हैं और होता भी यही है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और अपराधी को एक दिन के अंदर ही पकड़ लिया जाएगा। इस बात ने पूरे टाउन के लोगों को चौंका दिया था। अगले ही दिन 11 अक्टूबर को अक्यूज भी पकड़ा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर अपराधी अगले ही दिन पकड़ा जाए तो इस केस को क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर यह केस आज तक सोल्व क्यों नहीं हुआ और खबरों में क्यों बना हुआ है। 11 अक्टूबर 2012 शाम के 5 बजे धर्मस्थला के पास मौजूद बाहुबली पहाड़ी के पास एक आदमी बैठा हुआ था। कुछ लोग आते हैं और इस आदमी को मारने पीटने लगते हैं। इसके बाद वो इस आदमी को पुलिस के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हम बाहुबली हिल गए तो इस आदमी ने हम पे हमला कर दिया। हमें लगता है कि इस आदमी ने ही गांव में हुई घटना को अंजाम दिया है। वो इस आदमी को पुलिस को हैंडओवर कर देते हैं। जिन लोगों ने इस आदमी को पकड़ा था वो कौन लोग हैं? मलिक जैन, धीरज जैन और उदया जैन। धर्मस्थला में सबको पता है ये तीनों निश्चल जैन के फ्रेंड है। निश्चल जैन राज्यसभा मेंबर डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े का नेफ्यू है। आखिर इन लोगों को कैसे पता चला कि इस आदमी ने ही सौजन्या का रेप और मर्डर किया है? पुलिस ने बिना इन्वेस्टिगेशन किए उन लोगों की बात मान ली और संतोष राव को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद पुलिस ने अनाउंस कर दिया कि सौजन्या केस का अक्यूज्ड पकड़ा गया है, जिसका नाम संतोष राव है। संतोष के बॉडी पे 70 इंजरीज थी। पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद ये इंजरीज सौजन्या के अपनी जान बचाने के दौरान हुई है। अपराधी पकड़ा गया, यह सुनकर लोगों को राहत मिली और लोग तारीफ करने लगे कि पुलिस ने एक ही दिन में अपराधी को पकड़ लिया। 2 दिन के बाद यानी 13 अक्टूबर 2012 को पुलिस कहती है कि संतोष राव ने अपना जुर्म कन्फेस कर लिया है। पुलिस संतोष राव को क्राइम सीन मनसंका लेकर जाती है, जहां से सौजन्या की बॉडी मिली थी। ये संतोष राव कौन है? संतोष राव एक मेंटली अनस्टेबल इंसान है जिसकी उम्र उस वक्त 28 से 29 साल रही होगी। संतोष राव धर्मस्थला का कोई लोकल इंसान नहीं था, बल्कि एक टूरिस्ट था जो 9 अक्टूबर को श्रृंगेरी से धर्मस्थला में दर्शन करने आया था। संतोष राव एक रिलीजियस पर्सन था जिसे भगवान पे काफी भरोसा था। इसी वजह से वो हमेशा पवित्र स्थानों पे दर्शन करने के लिए जाया करता था। 9 अक्टूबर 2012 सौजन्या की मौत से एक दिन पहले किसी वजह से उसे किसी लॉज या होटल में रूम नहीं मिल पाया तो वो पास की बाहुबली पहाड़ी में बाहुबली मूर्ति के पास शरण लेता है और वो वहाँ पे कुछ दिनों तक रहता है। दिन में वो धर्मस्थला के श्री मंजुनाथ मंदिर आता है और मंदिर में प्रसाद खाकर रात में वापस बाहुबली के मूर्ति के नीचे जाकर शरण लेता है। 11 अक्टूबर को उसी बाहुबली पहाड़ी से कुछ लोग उसे मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। आखिर संतोष ने सौजन्या का रेप और मर्डर क्यों किया? वो मेंटली अनस्टेबल था, इसलिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन पीएसआई योगेश कर रहे थे। जब सौजन्या की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो डॉक्टर ने स्पर्म के कुछ सैंपल लेकर इस पीएसआई योगेश को दिया और उससे साफ साफ कहा कि इस सैंपल को 72 घंटे के अंदर दूसरी लैब में जाकर जमा कर दीजिए। जहां पीएसआई योगेश को 72 घंटे के अंदर सैंपल को लैब में भेज देना चाहिए था, वो इसे लैब में 12 दिनों के बाद भेजता है। इतनी देर की वजह से सैंपल फंगस से इन्फेक्टेड हो चुका था, जिस वजह से ये एविडेंस कुछ काम का नहीं रहा। इसके अलावा प्रकृति हॉस्पिटल, जिसके 300 मीटर की दूरी पे सौजन्या की डेड बॉडी मिली थी, इस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज एक अहम एविडेंस हो सकते थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसे कलेक्ट ही नहीं किया गया। लेकिन क्यों? एक और बात, सौजन्या की मां का पुलिस पे आरोप है कि संतोष को अरेस्ट करने के बाद पुलिस उनके घर आई थी और सौजन्या का अंडरगारमेंट्स अपने साथ लेकर गई और संतोष राव को जब क्राइम सीन पे लेकर जाया गया तो ये सेम अंडरगारमेंट्स को एक एविडेंस बनाकर उस जगह से कलेक्ट किया गया। खैर, फिर कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। पुलिस कस्टडी में संतोष राव को बहुत मारने पीटने के बाद भी वह कोर्ट में ये नहीं मानता है कि उसने ये अपराध किया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि सौजन्या के कपड़े, प्राइवेट पार्ट्स और जिस जगह से उसकी डेड बॉडी मिली थी, ये तीनों जगह की मिट्टी सेम थी। हालांकि संतोष के कपड़ों पर कोई मिट्टी नहीं पाई गई।
वहाँ के लोग और स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं कि संतोष राव को फांसी की सजा दी जाए। इसी तरह कोर्ट में कुछ टाइम तक ट्रायल चला। संतोष राव के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था और ना ही वो कोर्ट में कन्फेस कर रहा था कि उसने ये अपराध किया है। लोकल पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे। लोगों का मानना था कि पुलिस असली गुनहगार को बचा रही है या एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रही है। सौजन्या के परिवार वालों का सीधा आरोप उन 3 जैन और वीरेंद्र हेगड़े के नेफ्यू निश्चल जैन के ऊपर था। उनका मानना था कि संतोष इतना ब्रूचुअल क्राइम अकेले नहीं कर सकता है, उसके साथ ये लोग भी शामिल थे। हजारों लोग प्रोटेस्ट करने लगे और इन तीनों के साथ हेगड़े के नेफ्यू को भी अरेस्ट करने की मांग करने लगे। जिस प्रेशर की वजह से डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और बताया कि जिस दिन सौजन्या की डेथ हुई थी उस दिन उसका नेफ्यू निश्चल जैन न्यूयॉर्क में था और निश्चल पे लग रहे सारे एलिगेशन गलत है। देखते ही देखते सौजन्या का मर्डर एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था, जिसमें लोकल लोग और मीडिया लगातार जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। 2013 में पब्लिक प्रेशर और प्रोटेस्ट के बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये केस सीआईडी को सौंप दिया। सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में कोई नई फोरेंसिक प्रूफ्स या सस्पेक्ट सामने नहीं आए। सीआईडी ने हेगड़े के नेफ्यू निश्चल जैन और उसके दोस्त मलिक जैन, उदिया जैन और धीरज जैन को क्लीन चिट दे दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हेगड़े के भाई यानी निश्चल जैन के पिता भी मौजूद थे। उन्होंने अपने बेटे का पासपोर्ट, वीजा और अमेरिका का बैंक ट्रांजैक्शन भी दिखाया, जिससे ये साबित हो सके कि उसका बेटा उस वक्त देश में नहीं था। सीआईडी ने संतोष राव को ही प्राइम सस्पेक्ट माना। लोगों का मानना था कि सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन महज दिखावा था, इसलिए लोग और गुस्से में आ गए। पूरे दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बेंगलुरु तक सौजन्या के जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट होने लगे। लोग इस केस की सीबीआई जांच करने की मांग करने लगे। कई दिनों के प्रोटेस्ट और जन आक्रोश के कारण नवंबर 2013 में कर्नाटका के नए सीएम सिद्धारमैया ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई को इस केस की जांच करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन सीबीआई के पास अब जांच करने के लिए कुछ बचा नहीं था। पुलिस के पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे और जितने ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट नहीं किए गए उससे ज़्यादा एविडेंस तो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। खैर, सीबीआई फिर भी 3 से 4 साल तक जांच करती है। फिर आखिरकार फरवरी 2017 में कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की जाती है। सीबीआई ने कोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट किया था उसमें कहा गया कि सीबीआई की जांच से ये कंफर्म होता है कि संतोष राव ने ही ये क्राइम किया है और इसके अलावा उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला। जब कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि संतोष राव ने किस आधार पर यह क्राइम किया है, तो सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं था। ट्रायल के दौरान डीएनए एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद ने कोर्ट में बताया कि क्राइम सीन में जो बाल का सैंपल मिला था वो एक्यूज संतोष राव का नहीं था, बल्कि किसी और व्यक्ति का था। जज ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट में बहुत सी खामियां हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने में सीबीआई फेल रही। जज ने यह भी कहा कि किसी विटनेस ने संतोष राव को क्राइम सीन पे क्राइम वाले दिन या उससे पहले नहीं देखा था। जज ने आगे कहा, भारी बारिश के बावजूद विक्टिम के बैग और बुक्स भी गीले नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने एक अहम आई विटनेस रवि पुजारी का बयान दर्ज नहीं किया और रवि पुजारी की हत्या को भी सीरियस नहीं लिया। रवि पुजारी कौन था और कितना अहम विटनेस था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जज ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए अप्रैल तक कोर्ट में दोबारा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा। अप्रैल 2017 में कोर्ट ने सीबीआई में चार्जशीट फाइल की। उसमें संतोष राव को मेन सस्पेक्ट बनाया गया और तीनों जैन धीरज, मलिक और उड़िया को सीबीआई ने आई विटनेस बनाया। सीबीआई ने इन तीनों का डीएनए टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया था, लेकिन इनके अगेंस्ट सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला। इस चार्जशीट के अगेंस्ट सौजन्या के पिता ने चार्जशीट फाइल की और री इन्वेस्टिगेशन की मांग की। 2017 में सीबीआई की कोर्ट ने इस केस में दोबारा जांच से या आगे की जांच करने से स्टे लगा दिया था। खैर, इसी बीच 5 साल तक जेल में रहने के बाद 2017 में संतोष राव को कोर्ट से बेल मिल गया। साल 2023 देखते ही देखते इस केस को 11 साल हो जाते हैं। 16 जून 2023 में कोर्ट ने संतोष राव को एविडेंस की कमी और संतोष का इस केस में इन्वॉल्वमेंट से इनकार करते हुए संतोष राव को बेगुनाह माना और उसे सभी तरह के चार्जेस से मुक्त कर दिया गया। संतोष राव को मेन अक्यूज्ड मानने के पीछे पुलिस, सीआईडी और सीबीआई के पास 3 फैक्टर थे। उसका पुलिस को दिया कन्फेशन जो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है, दूसरा उसके कपड़े जो क्राइम सीन से मिले थे, और तीसरा संतोष राव की बॉडी पे इंजरी और नाखूनों के निशान।
अकॉर्डिंग टू फॉरेंसिक रिपोर्ट, जो संतोष को पब्लिक के द्वारा पुलिस को हैंडओवर करने से पहले पीटा गया, उससे संतोष को ये इंजरीज आई थी। बाद में संतोष राव के भाई ने भी पुलिस पे आरोप लगाते हुए कहा कि संतोष को जबरदस्ती डराकर क्राइम कन्फेस कराया गया था। इन सब के बीच जब संतोष 5 साल तक जेल में था तो उसकी माँ, जो उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी डेथ हो गई। संतोष अपनी माँ से भी मिल ना सका। इसके अलावा कोर्ट ने धीरज जैन, मलिक जैन एंड उदया जैन को भी क्लीन चिट दे दी। इन तीनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि अगर सौजन्या के पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम दोबारा फिर शुरू से टेस्ट करवाने के लिए रेडी है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हैं। जबरदस्ती हमारा नाम इस मामले में घसीटा गया। अगस्त 2023 में इन तीनों ने सौजन्या की मां की मौजूदगी में 200 लोगों की रैली के साथ धर्मस्थला में अपनी बेगुनाही का कसम खाया। सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में 2 अहम आई विटनेसेस को इग्नोर किया और उनका बयान कभी नहीं लिया गया। पहला रवि पुजारी, जो प्रकृति हॉस्पिटल के वॉचमैन थे, जो इस केस में एक इम्पोर्टेंट आई विटनेस थे। उन्होंने सौजन्या को बस से उतरते हुए और घर की ओर जाते हुए देखा था। उन्होंने कुछ लोगों को देखा था जो सौजन्या को फॉलो कर रहे थे। इनका कभी कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया। इससे पहले कि वो कुछ और बताते, उनकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। रवि पुजारी की मौत को पुलिस ने सुसाइड माना, लेकिन लोगों का कहना था कि उनका मर्डर किया गया था। दूसरी आई विटनेस यशोदा, जिसको कभी कोई स्टेटमेंट देने के लिए नहीं बुलाया गया। यशोदा का दावा था कि उन्होंने क्राइम सीन के पास 4 लोगों को देखा था। ये बात सच है कि पुलिस और सीबीआई के द्वारा गंभीरता से जांच नहीं की गई और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ भी किया गया। इसके अलावा आई विटनेसेस को इग्नोर किया गया और अहम एविडेंस सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट नहीं किए गए। क्या पुलिस संतोष राव के बहाने किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी? लोगों का तो ये भी कहना है कि इस केस के पीछे किसी पावरफुल आदमी का हाथ है, जिसने केस को दबाने की कोशिश की है। यूट्यूबर समीर एमडी की वीडियो ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, जिसने इस केस को दोबारा से खबरों में ला दिया है। लेकिन समीर एमडी की वीडियो में बताई गई बात ऑलमोस्ट सच है। लेकिन उस वीडियो में आपको ये नहीं बताया गया कि निश्चल जैन के अमेरिका में होने का प्रूफ दिया गया और तीनों जैन का सीबीआई के द्वारा टेस्ट भी किया गया। लोग फिर से सौजन्या के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। 2024 में कर्नाटका हाईकोर्ट ने सौजन्या केस को री इन्वेस्टिगेट करने की अपील को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अगर परमिशन दिया भी गया तो कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस केस में सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और ना ही कोई आई विटनेस है। इस केस को 12 साल बीत गए, लेकिन कई लोग और सौजन्या की फैमिली आज भी सच का इंतजार कर रहे हैं। सौजन्या की फैमिली चाहती है कि इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए और असली अपराधी को पकड़ा जाए और इसके साथ साथ पीएसआई योगेश कुमार और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के ऊपर एक्शन लिया जाए और उनका जांच किया जाए। सौजन्या और उसके फैमिली को इंसाफ कब मिलेगा? सौजन्या का केस कर्नाटका के सबसे मिस्टीरियस और सस्पिशियस इन्वेस्टिगेशन में से एक है। क्या अब तक सौजन्या को जस्टिस मिला? क्या इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया गया था? क्या इसके पीछे पावरफुल लोगों को बचाया गया? आपको क्या लगता है, इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सबको इसके बारे पता चल सके।